हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है। आज हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और कितने मेंबर वहाँ उसमें काम करते हैं। एक डम्पटन प्रपोजल सन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में पारित किया गया, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि जनरल असेंबली तो हमने बना दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसा कौन सा संगठन गठित किया जाए जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो 12 जनवरी 1946, याद रखना है डेट, 12 जनवरी 1946 को सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया। 1965 से पहले की कंडीशन क्या थी, इसमें टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे, 11 थे। लेकिन 1965 के बाद क्या हुआ, इसमें मेंबर की जो आपकी संख्या थी वो बढ़ाकर 15 कर दी गई। इट मीन्स अब इन प्रेजेंट सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिलाकर 15 मेंबर हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आर्टिकल 23 यहाँ पर बात करता है कंपोजिशन के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में आर्टिकल 23 बात करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, 15 है, जिसमें 5 स्टेट आपके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब देखो, जो मेंबर परमानेंट है वो उनके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। इट मीन्स वो आपका लाइफ टाइम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने रहेंगे। लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए बने रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में कार्य करती है। तो देखो, यहाँ पर कुल मिलाकर 5 कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट आपकी आती है अमेरिका, याद रखना पहले नंबर पे अमेरिका आती है। दूसरा आपका आता है ब्रिटेन, थर्ड आपका आता है चाइना, 4 आपका आता है फ्रांस एंड 5 आपका आता है रशिया। ये वो परमानेंट मेंबर है जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है और वहाँ पर स्थायी तौर पर कार्य करते हैं। इसको आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, ABCFR। मैंने इसलिए इनको सीक्वेंस से लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ABCFR, इट मीन्स A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस एंड R फॉर रशिया। तो कुल मिलाकर ये 5 कंट्रीज यहाँ पर परमानेंट है। अब बात करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो केवल 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका इलेक्शन 2 साल के लिए होता है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएटली री इलेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस नॉन परमानेंट मेंबर ने सिक्योरिटी काउंसिल में अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, वो आपका री इलेक्शन नहीं होगा, यानी वो री इलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको तुरंत दोबारा निर्वाचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद एक यहाँ पर मैंने छोटा सा शॉर्ट नोट लिखा है, 31 जनवरी 1992 को सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का पहला शिखर सम्मेलन संयुक्त मुख्यालय में आयोजित किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है उसमें आयोजित किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखो, आर्टिकल 24 से लेकर और 26 तक वो सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस एंड पावर्स की बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन सी पावर का वो यूज़ करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। उसके अलावा जैसे कि इसके निर्वाचन संबंधी कार्य हैं, ठीक है, कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क हैं जो कि करता है। ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आर्टिकल 25 और 26 में बताया गया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल है 27। देखो, जनरली आर्टिकल 27 कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के
हर एक मेंबर को जो है एक वोट डालने का राइट है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं बात, यहाँ पर एक जो है पावर है, एक वोट है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर जो है कौन कौन से कंट्रीज के पास है और किस आर्टिकल में दिया गया है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, वीटो पावर, जो वीटो पावर होती है उसका जो राइट होता है, उसको यूज करने का जो राइट होता है वो केवल परमानेंट मेंबर को है। इट मीन्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट कंट्री हैं, उनको जो है वीटो पावर यूज करने का यहाँ पर राइट दिया गया है। पहली बात, वीटो पावर की नेचर कैसी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो वीटो पावर है उसकी नेचर कैसी है, तो ये हमेशा नेगेटिव वे में कार्य करता है। इट मीन्स किसी कार्य को करने से रोकने के लिए वीटो पावर का यूज जो है किया जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि चाइना जो है अपनी वीटो पावर का यूज़ कर रहा था, या फिर मान लो और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो जिनके लिए जो है वीटो पावर की यूज़ की जाती है। सबसे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये है कि ये बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किस कंट्री ने अब तक किया है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि वीटो पावर के बारे में कहीं पर भी ओपनली नहीं बताया गया है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और वीटो पावर के बारे में लेकिन आर्टिकल 27 जो है बात करती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का यूज़ है वो किसने किया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का यूज़ रूस ने किया है, रशिया ने किया है। बाकी आप मेरे को बताना कितनी बार किया और कितनी बार नहीं किया है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। हालांकि वीटो पावर की काफ़ी सारे ऐसे जो है विद्वान हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है, लेकिन तब भी ये हटाया नहीं गया है, ये बरकरार है। और हमेशा जो है जब तक वो 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 28 से लेकर आर्टिकल 32 तक सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इट मीन्स उसकी जो है क्रिया विधियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपका आर्टिकल 28 कहता है कि सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह निरंतर कार्य करती रहे, उसकी जो है समय समय पर बैठक होती रहे। ठीक है, इसके अलावा वो अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती हैं। फिर आर्टिकल 29 कहता है सुरक्षा परिषद ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझती हो। सिक्योरिटी काउंसिल को पावर दी गई है कि वो अपने सबऑर्डिनेट किसी ऐसे डिपार्टमेंट के जो है स्थापना कर सकती है जो उसके कार्य को एग्जीक्यूट कराने में उसकी मदद करे। उसके बाद देखो यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नहीं बताई गई है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा जो है लॉन्ग में आपको नहीं बताया, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, बाकी मैंने डिटेल्स में नहीं बताया है। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी विवादों को शांतिपूर्ण निपटाना। देखो सिक्योरिटी काउंसिल को पावर दी गई है कि वो विवादों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटा सकती है। जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, वो बातचीत करेगी, पूछताछ कर सकती है। उनके दो देश अगर आपस में जो है लड़ाई करने के मूड में है या उनके बीच कोई विवाद होता है तो वहाँ पर जो है मीडिएटर के रूप में कार्य करेगी, या उनमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी करा सकती है, या फिर कोई जो है न्यायिक समझौते भी करा सकती है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल को पावर दी गई है कि यदि दो देशों के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वो हर मुमकिन काम करे जिससे कि उनके बीच जो है वो डिस्प्यूट खत्म किया जा सके। तो देखो इसके लिए आर्टिकल 33 से लेकर जो है 38 तक में प्रोविजन दिए गए हैं। इट मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको शांति व्यवस्था बनाने के लिए विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का कार्य भी प्रदान किया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कहता है एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ अग्रेशन, यानी कहने का मतलब यह है कि शांति को खतरे में डालने वाले मामले, शांति भंग और आक्रामक कार्यों के संबंध में कार्रवाई। अगर कोई ऐसा कार्य है जो कि शांति व्यवस्था को खतरा में डालने वाला हो या फिर शांति को भंग करने वाला हो, या कोई ऐसा देश कोई ऐसा कार्य कर रहा हो
जो आक्रामक हो, जो एग्रेसिव हो, तो उसके संबंध में सिक्योरिटी काउंसिल को जो है कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, इसके बारे में आर्टिकल 39 से लेकर 51 तक बताया गया है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसका एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल हम अभी का लेते हैं करंट का ही। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल को आपका पावर दी गई है कि अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे जो है क्या हुआ, जिससे कोई शांति भंग हो रही हो या कोई आक्रमण किया जा रहा हो एक देश के प्रति दूसरे देश के द्वारा, तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन सा, आप इसको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 41 एंड 42। देखो आर्टिकल 41 और 42 क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल को पावर दी गई है क्या, कि सुरक्षा परिषद अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे उपाय के संबंध में निर्णय कर सकती है जिसमें सशस्त्र शक्ति का प्रयोग सम्मिलित नहीं होगा, और इन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अनुरोध कर सकती है कि इन उपायों में आर्थिक संबंधों और रेल, समुद्र, वायुयान, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य संचार साधनों का पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध कर दे। देखो जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं रशिया को कि आप युद्ध बंद कर दो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में उसके साथ जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे देश, उन्होंने उससे जो है अपना कनेक्शन खत्म कर लिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई ना तो हम तुम्हारे से कोई सामान लेंगे और ना ही तुम्हें कोई सामान देंगे। तो यहाँ पर जो है उसको जो है आर्थिक रूप से जो इसको प्रेशराइज किया गया है। लेकिन आर्टिकल 41 में एक बात की गई है कि यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल जो है सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं करेगा, यानी आर्मी का जो है यूज नहीं करेगा ऐसी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पहली बात। दूसरा आर्टिकल 42 का कहता है, आर्टिकल 42 कहता है कि यदि यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, सिक्योरिटी काउंसिल ने युद्ध रुकवाने के लिए आर्टिकल 41 का यूज़ किया, लेकिन जो 41 का यूज़ किया वो आपका ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ, या उससे जो है किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 42 है ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को पावर है, अगर आर्टिकल 41 वहाँ पर जो है फेल हो जाता है तो वो आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेना का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अपनी सेना भेजकर जो है युद्ध को रुकवा भी सकता है, ये बात कहता है आर्टिकल 42। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आर्टिकल दिए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक बार उनको जो है सरसरी रूप से पढ़ सकते हो, बाकी उसमें कोई इंपॉर्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है चैप्टर 8 जो कि आपका बात करता है प्रादेशिक उपबंध के बारे में बात करता है। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको ऐड कर दूंगा आर्टिकल 52 से लेकर 54 तक। इट मीन्स यहाँ पर हमारा फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग के बारे में। ठीक है, चलिए फिर आज के इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।